ओम नमः शिवाय। कुंडली देखकर किसी भी घटना का समय निर्धारण ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत प्रमुख अध्याय है। घटनाओं के समय निर्धारण से मेरा मतलब है जैसे शादी का समय निर्धारण, नौकरी प्राप्ति का समय निर्धारण, भूमि या वाहन का प्राप्ति का समय निर्धारण। इस प्रकार के समय निर्धारण की व्याख्या ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत प्रमुख अध्याय है। और जब हम पराशर ज्योतिष की बात करते हैं तो हम समय निर्धारण के लिए विंशोत्तरी दशा का अध्ययन करते हैं। यानी विंशोत्तरी दशा के माध्यम से ही हम फलित करते हैं कि ये घटना कब तक घटित होगी। निश्चित रूप से ग्रह गोचर का भी विचार करते हैं, लेकिन प्रमुखतया हम विंशोत्तरी दशा का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम जेमिनी ज्योतिष की बात करते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं के समय निर्धारण के लिए हम चर दशा का अध्ययन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होती है चर दशा, कैसे निर्धारण करते हैं कि कौन सी चर दशा कितने समय के लिए होगी। इन सभी की बात हम आज के इस वीडियो में करेंगे। हम दशाओं की भी बात करेंगे और अंतरदशाओं के बारे में भी बात करेंगे। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा। मैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में हूं। यदि आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा प्रयास होता है कि एकदम आसान शब्दों में आपको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की बारीकियों को बता सकूं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और निरंतर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि इससे हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो जाती है। चर दशा का सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लें। चर दशा का मतलब जेमिनी ज्योतिष में हम ग्रहों की दशाओं या अंतरदशाओं की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं राशियों की दशाओं की और अंतरदशाओं की। यानी जेमिनी ज्योतिष में, जैसा कि पराशरी ज्योतिष में हम ग्रहों की महादशाओं का या अंतरदशाओं का अध्ययन करते हैं, इस प्रकार से जेमिनी ज्योतिष में हम राशियों की दशाओं का और अंतरदशाओं का अध्ययन करते हैं। इस संबंध में जो सबसे पहला सूत्र आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो पहली महादशा होगी वो जो लग्न में जो राशि होगी उसी की महादशा होगी। लेकिन बाकी राशियों का क्या क्रम होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए जेमिनी ज्योतिष में सभी राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सभ्य राशियां और दूसरा होता है अपसभ्य राशियां। तो सभ्य राशियों के और अपसभ्य राशियों में कौन कौन सी राशियां आती हैं, इसके अध्ययन के लिए हम आइए चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पे। इसके माध्यम से हमें समझाने में भी सहूलियत होगी और आपको समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे। हम इस ओपन बोर्ड के माध्यम से बताएंगे सभ्य राशियों के बारे में, अपसभ्य राशियों के बारे में, और उसके बाद हम महादशाओं का क्रम कैसे निर्धारण होता है वो बताएंगे। और इसमें विशेष बात ध्यान ये रखनी है कि महादशाओं के निर्धारण क्रम में वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के लिए विशेष प्रावधान है, उसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपसे। और उसके बाद फिर हम अंतरदशाओं की भी बात करेंगे कि इनका क्रम कैसे निर्धारण होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें सभ्य राशि और अपसभ्य राशियों को। सभ्य राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन, यानी पहली तीन राशियां, 1, 2, 3 नंबर की राशियां, ये सभ्य राशियां कहलाती हैं। सभ्य और अपसभ्य का क्या प्रयोग है, इसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद चौथे, पाँचवें और छठे नंबर की राशि यानी कर्क, सिंह और कन्या, ये अपसभ्य राशियां होती हैं। फिर 7वें नंबर की, 8वें नंबर की और धनु राशि 9वें नंबर की, यानी तुला, वृश्चिक और धनु, ये तीनों राशियां सभ्य राशि होती हैं। फिर इसके बाद मकर, कुंभ और मीन, यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं राशि, ये अपसभ्य राशि होती है। तो इसको याद करना बहुत आसान है कि पहले 3 राशियां सभ्य राशि, उसके बाद फिर दूसरी 3 राशियां अपसभ्य राशि, फिर उसके बाद सभ्य राशि, फिर उसके बाद अपसभ्य राशि। तो इनका क्रम यही होता है। तो बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको एकदम आसानी से समझा जा सकता है। और अब हम महादशाओं की बात करते हैं कि इन राशियों की महादशाओं का क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि महादशा में जो सबसे पहली राशि जो लग्न में होती है, सबसे पहली महादशा उसी की पड़ती है। तो यहाँ तो ये एकदम आप स्थिर समझ लें। अब इसके बाद इनका जो क्रम निर्धारण होता है, तो इसके लिए आप समझ लें कि यदि लग्न से नवम भाव में सभ्य राशि हो तो महादशा का क्रम सीधा होगा,
और इसी प्रकार से लग्न से नवम भाव में यदि अपसव्य राशि हो तो महादशा क्रम उल्टा होगा। अब सीधा उल्टा का ये समझ लें आप, जैसे कि मेष के बाद वृषभ राशि, मिथुन राशि, ये सीधा क्रम होता है। और यही मेष के बाद यदि हम मीन राशि कहें, मीन के बाद कुंभ, मकर, कन्या, तो ये जो क्रम होगा ये क्रम उल्टा कहलाएगा। ठीक है, तो ये महादशा क्रम हमने समझ लिया कि कैसे निर्धारित होता है। सबसे पहले हम सव्य राशि और अपसव्य राशि देख लें कि नवम भाव में, लग्न से नवम भाव में यदि सव्य राशि होगी तो महादशा क्रम सीधा होगा, और लग्न से नवम भाव में यदि अपसव्य राशि होगी तो महादशा क्रम उल्टा हो जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि इन राशियों का जो क्रम होता है, महादशा क्रम, वो कैसे निर्धारित होता है। और इसके बाद अब हम आते हैं दशा वर्ष के निर्धारण में, कि दशा वर्ष का निर्धारण कैसे होगा, जैसे किस राशि की दशा कितने वर्षों की होगी, ये आप समझ लें। इसके बाद हम चार्ट के माध्यम से, एक सैंपल चार्ट भी हमने बनाया हुआ है, इसके माध्यम से भी आप समझ लेंगे तो हम लोगों को फिर आगे से समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। पहली बात कि सव्य और अपसव्य राशियों के अनुसार दशा वर्ष का निर्धारण होगा कि पहले तो नवम भाव में सव्य राशि है या अपसव्य राशि है, और उसके बाद सव्य राशि यदि है तो हम इसको सीधे गिनेंगे, यानी अभी आगे चार्ट के माध्यम से समझने में आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे कि देखिए, पहला है कि सव्य अपसव्य राशियों के अनुसार होता है। सव्य राशि के लिए राशि से राशि स्वामी जिस भाव में है वहाँ तक सीधा गिनना होता है। इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी आपको उसमें से एक घटा देंगे, तो ये आपका सव्य राशि जो भी होगी, जिस राशि की दशा आप जानना चाहते हैं उसकी दशा का वर्ष आपको ज्ञात हो जाएगा। और अपसव्य राशि के लिए राशि से राशि स्वामी जिस भाव में है वहाँ तक उल्टा गिनना होगा, तो जो संख्या आएगी उसमें से आप एक घटाएंगे, तो अब आपको दशा वर्ष का निर्धारण आपको हो जाएगा कि इतने वर्ष की दशा होगी। यदि राशि स्वामी अपनी ही राशि में हो तो इस स्थिति में दशा 12 वर्ष की होती है। और वृश्चिक कुंभ के लिए जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपसे कि इसके लिए अलग प्रावधान है, इन प्रावधानों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दशा क्रम का निर्धारण कैसे होता है, तो आपने ये समझ लिया कि सव्य राशि के लिए राशि से राशि स्वामी जिस भाव में सीधा गिनेंगे और जो संख्या आएगी उसमें से एक घटाएंगे। इसी प्रकार से अब सव्य राशि के लिए उल्टा गिनना होता है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, हम चार्ट जो हमने लिया है, एक मेष लग्न का चार्ट हमने लिया है। तो इस चार्ट को आप केवल दशा क्रम निर्धारण के हिसाब से ही समझने का प्रयत्न करिएगा, इसमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, लग्न में यहाँ पे मेष राशि है, तो मेष राशि क्या होती है, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था, मेष राशि सव्य राशि होती है। तो यहाँ पर हम इस राशि स्वामी का यहाँ पे जहाँ भी स्थिति होगी हम सीधा क्रम में देखेंगे उसको। तो जैसे अब मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल देखें पंचम भाव में है, तो यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो यानी 5 आया, तो इसमें से एक घटा देंगे जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, तो यानी 4 वर्ष का। तो आप यहाँ देख लें, दशा क्रम में देखें, मेष राशि की दशा 4 वर्षों की, यानी 89 से शुरू होकर 93 तक हो रही है, ये 4 वर्षों की होगी। तो ये हमने सव्य राशि का देखे। फिर से एक राशि का और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए वृषभ राशि, ये भी सव्य राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो इसका दशा 1 2 3 4 5, शुक्र देखिए यहाँ पर छठे भाव में, तो यहाँ से 5 आ रहा, तो यहाँ भी हम एक घटा देंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ 93 से लेकर के और 97 तक वृषभ राशि की दशा ये है। अब हम एक अपसव्य राशि का उदाहरण ले लेते हैं। तो अपसव्य राशि में सबसे पहली राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा देखिए छठे भाव में है, तो यदि हम इसको सीधा गिनते तो 1 2 3 ही आता। अब हम इसको चूंकि अपसव्य राशि है तो हम इसको उल्टा गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 का अंक हमें प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि हमने बात किया था, इसमें से एक घटा देंगे, तो जब हम एक घटाएंगे तो 11 में से 10 आएगा। तो देखिए कर्क राशि की दशा ध्यान से देखें, 2000 से शुरू होकर 2010 तक, यानी 10 वर्षों की दशा होती है ये अपसव्य राशि की। इसके बाद एक अपसव्य राशि का उदाहरण और ले लेते हैं, सिंह राशि का। तो सिंह राशि का ध्यान से देखें, शुक्र, चूंकि सिंह राशि में तो सूर्य उसी में है, तो वो तो 12 वर्ष की होगी दशा। चलिए हम एक उदाहरण, बुध की यहाँ भी नहीं ले सकते हम, तो हम एक उदाहरण लेते हैं 10वें नंबर की राशि, नहीं अपसव्य राशि जो है, इसके बाद हम लेते हैं 12वें नंबर की राशि को। तो 12वें नंबर पर मीन राशि है, ये अपसव्य राशि है, तो इसका स्वामी होता है गुरु। तो गुरु आप देखें यहाँ से 1 2 3 4,
4 ही यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अब यहाँ पर चूंकि हमको गिनना पड़ेगा उल्टा, चूंकि ये अपसव्य राशि है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का अंक प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से हम 1 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 का अंक। तो 9 वर्ष की होगी ये दशा मीन राशि की। तो ध्यान से देखें यहाँ पर ये 2063 में शुरू होकर 2072 यानी 9 वर्ष की है। सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रम तो आप एकदम बिल्कुल आसानी से और बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। मैं फिर कहता हूँ कि यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें या हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी कोई भी शंका होगी इसको स्पष्ट करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो एक तो आपने सीधा देख लिया। अब इसके बाद फिर से हम आते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए अलग प्रावधान है। तो ये क्या प्रावधान है इसको भी हम समझ लें। देखिए, चर दशाओं के अध्ययन में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल के साथ साथ केतु को भी माना जाता है तथा कुंभ राशि का शनि के साथ साथ राहु को। आपने सुना भी होगा कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, यानी कुजवत का मतलब मंगल के समान केतु को माना गया है और शनि के समान राहु को। तो इनके एक एक घरों में जेमिनी ज्योतिष में इनका स्वामित्व तो दिया गया है। यदि मंगल वृश्चिक राशि में हो तथा केतु अन्य राशि में हो तो राशि से केतु तक की गणना करेंगे। यदि केतु वृश्चिक राशि में हो और मंगल अन्य राशि में हो तो राशि से मंगल तक की राशि तक गणना करेंगे। और मंगल और केतु दोनों वृश्चिक में हो तो दशा 12 वर्ष की होगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा है इसको। और मंगल और केतु अलग अलग राशि में हो तो गणना के लिए मंगल तथा केतु का बल ज्ञात करना पड़ेगा हमें। अब वो भी बड़ा आसान सा है, वो मैं अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इसको फिर से हम लोग उसी चार्ट के माध्यम से एक बार फिर से इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ वृश्चिक राशि जो है, यहाँ ध्यान से देखें, वृश्चिक राशि क्या है, ये राशि सव्य राशि है। तो सव्य राशि को सीधा गिनते हैं। तो आप यहाँ से गिनेंगे तो सव्य राशि में अब यहाँ केतु और मंगल, संजोग की बात है कि दोनों एक साथ एक ही भाव में है। तो हम यहाँ तो कोई सीधा सीधा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 वर्ष की दशा होगी। तो देखिए यहाँ से 45 से 54। लेकिन यही अगर, चलिए एक उदाहरण और हम ले लेते हैं। हम लेते हैं अपसव्य राशि है ये कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जैसा हमने बताया था, देखिए दोनों में सेम है। जैसे शनि और राहु कुंभ के लिए और वृश्चिक के लिए मंगल और केतु। तो यहाँ पर राहु इसी भाव में है तो मंगल तक, शनि तक की हम गणना करेंगे। तो गणना कैसे करेंगे, चूंकि अपसव्य राशि है तो उल्टी गणना करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 में से हम 1 घटा देंगे तो 2 वर्ष की होगी। कुंभ राशि के साथ 2 वर्षों की होगी। देखिए 61 से शुरू हो रही, 63 में खत्म हो रही है। तो ये दशा 2 वर्ष की होगी। तो मैं समझता हूँ कि दशा क्रम और उसके बाद फिर जो है कितने वर्षों की दशा होती है इसका निर्धारण तो आप एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो और उसके बाद वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए भी जो अलग से प्रावधान है वो भी हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। तो मंगल और केतु का देख लिया हमने। अब हम आते हैं कि अंतरदशा वर्ष का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो ये आप समझ लें कि महादशा जितने वर्ष की होती है अंतरदशा उतने माह की होगी। जैसे मान लीजिए जैसे मेष राशि की दशा है तो मेष राशि की दशा यदि मान लीजिए 2 वर्ष की है या 3 वर्ष की है तो इसके अंतर्गत जितने भी राशियों की दशा होगी वो 3-3 माह की होगी। जैसे 3 वर्ष की अगर दशा है महादशा तो हर राशि की दशा 3 माह की होगी। और महादशा जो जिस राशि की होती है उसकी अंतरदशा सबसे अंत में आती है। अब हम ये तो आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी यदि समझना चाहें तो इस चार्ट से हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अब लेते हैं मेष राशि को ही हम ले लेते हैं। तो मेष राशि में हम अब अंतरदशा की बात करें तो मेष राशि में आपने देखा था कि मेष राशि की दशा कुल 4 वर्ष की है। तो अब इसके अंतर्गत जो भी अंतरदशाएं होंगी वो 4 महीने की होंगी। अब देखें आप ध्यान से, तो मेष में वृषभ राशि की दशा तो 9वें पर है 1 यानी 4 महीने का है। फिर यहाँ से 1 से 5 मिथुन राशि की दशा है, ये भी 4 माह। तो अब प्रत्येक राशि की जो अंतरदशा होगी वो 4 माह की होगी। तो आप ये समझ गए। और महादशा की जो राशि है वो उसकी अंतरदशा सबसे अंत में आती है। अब अंतरदशा का जो क्रम होगा वो कैसे होगा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
देखिए, महादशा यदि वृषभ राशि की है, मिथुन राशि की है और कर्क राशि की है, तो इसका जो क्रम होगा वो उल्टा होगा। यानी जैसे कि वृषभ राशि में, तो वृषभ की दशा तो अंत में आएगी, लेकिन इनका जो क्रम होगा वो उल्टा चलेगा। कैसे उल्टा चलेगा ये भी अच्छा, एक बार हम लोग और भी आगे देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं अंतर्दशा क्रम। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि की जो अंतर्दशा का जो क्रम होगा वो उल्टा चलेगा, और इसी प्रकार से सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि का सीधा होगा, फिर वृश्चिक, धनु और मकर का उल्टा होगा, और कुंभ, मीन और मेष राशि का सीधा होगा। तो ये क्रम होता है इसका। अब इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से एक बार और समझ लेते हैं तो हमको और आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे कि मेष राशि में सीधा क्रम होता है, तो सीधा क्रम का मतलब कि मेष राशि की अगर महादशा होगी तो सबसे पहले वृषभ राशि की, उसके बाद मिथुन की, फिर कर्क की आएगी। लेकिन यही जब वृषभ राशि की जब महादशा शुरू होगी, अगर हम यहाँ देखें वृषभ राशि की, तो इसकी जो अंतर्दशा का क्रम होगा वो उल्टा होगा। देखिए, वृषभ राशि में सबसे पहले मेष राशि की दशा आएगी, उसके बाद मीन की, फिर कुंभ की, फिर मकर की, यानी ये जो क्रम होगा ये उल्टा होगा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से समझा कि सव्य राशि कौन सी होती है, अपसव्य राशि कौन सी होती है, उसके बाद दशा वर्ष का निर्धारण कैसे होता है, अंतरदशा वर्ष का निर्धारण कैसे होता है, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि की जो विशेष अवस्था है जेमिनी ज्योतिष में उसको भी हम लोगों ने समझा, और अंतरदशा का क्रम जो है उसको भी हमने समझा। इसके बावजूद यदि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।